प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएंगे 2023। उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी मिल करके, है ना। कल के भी क्लास में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन किया और क्वेश्चन पेपर भी लगातार हम कर रहे हैं, एग्जाम हमारा करीब है। ऐसे में पीवाईक्यूज कहीं ना कहीं संजीवनी के तरह हमारे लिए काम करेगा, हमें बूस्ट अप करेगा, एनर्जी देगा और ये पता लगेगा कि किस तरह का आपका जो है पैटर्न है और किस तरह से हमें प्रिपेयर होना है। ठीक है, एक चीज हो गया। बाकी आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है गाइस, आप बताएं। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, किस तरह का इश्यूज आ रहा है या चीजें ठीक चल रही हैं, बताइए। सिमरन जी कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? सर पीवाईक्यू सॉल्व करते कुछ कुछ टॉपिक में तो क्वेश्चंस में दिक्कत होता है, जैसे कि सर रिसर्च से क्वेश्चन आता है तो बहुत क्रिटिकल होता है, या फिर सर कुछ कुछ बीआई का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा था। और तो लिटरेचर में अभी मतलब पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहा हूँ जो टॉपिक्स उसको पढ़ रहा है। हम्म और क्या क्या आ रहा है इश्यूज? तो आपको जो भी डाउट क्रिएट हो रहा है ना उसको मिशन जेआरएफ पे डालिए ना। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ते टाइम आपको कोई इशू क्रिएट हो रहा है तो उसको मिशन जेआरएफ पे डालिए, है ना। या तो मैं या कोई ना कोई वहां पे करेगा उसका आंसर। उस ग्रुप को बना है तो उसका यही ना उद्देश्य है। मीनवाइल अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप उसमें इमीडिएटली पोस्ट करिए और अगर कोई और पोस्ट करता है आपको आंसर आता है तो आप बताइए, है ना। तो कोऑपरेटिव एक माहौल होना चाहिए, तभी ना सबका कल्याण होगा। हम्म एक चीज और सामने आ रहा है कि देखिए, कोलेबोरेशन में काम कर रही है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इश्यू आ रहा था, आप उस पर पोस्ट कर दीजिए, उस पर किसी को सॉल्यूशन आ रहा है वो। तो इस तरह का माहौल होना बहुत जरूरी है, तभी सभी का कल्याण होगा। ये सोच करके नहीं भाई कि मेरा है तो भाई, है ना, तो फिर आपको भी कोई नहीं ना मदद करेगा। तो ऐसा एक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। खैर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चंस को करेंगे फिर आगे की बातें करेंगे। यहाँ पे आप देखिए गाइस, कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे अभी आपको अपीयर होगा और उसको हम लोग करते हैं सॉल्व। जस्ट अ सेकेंड। इसकी केमिस्ट्री टीचर जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहा है, उसको सीख रहा है, तो ये किस तरह के लर्निंग के अंदर आएगा? ठीक है, किस तरह के लर्निंग के अंदर आएगा ऐसा पूछ रहा है आपसे। फॉर्मल के अंदर आएगा, इनफॉर्मल के अंदर आएगा, नॉन फॉर्मल के अंदर आएगा, ऑफलाइन के अंदर आएगा, कैसे में आएगा? क्या लगता है आपको? सर फॉर्मल, सर फॉर्मल फॉर्मल। लर्निंग। हम्म फॉर्मल। यस सर। फॉर्मल में क्यों आएगा? क्योंकि मान लीजिए कोई केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, टीचर हैं, तो केमिस्ट्री का टीचर अपने सब्जेक्ट से बाहर जाकर के कोई नया चीज कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश के हैं, आप हिंदी के हैं, लेकिन साथ के साथ आप शेयर मार्केट या ट्रेडिंग या मान लीजिए कि, है ना, कुछ इंटरनेट या कुछ बिजनेस, कुछ भी ऐसा, कुछ अलग सा कोई स्किल आप, तो वो फॉर्मल तो नहीं होगा ना। फॉर्मल तो वो होता है जो आपको, जो जैसे आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें कुछ आप कर रहे हो तो वो फॉर्मल है ना, उसमें कुछ कर रहे हो आप तो वो फॉर्मल है। लेकिन
केमिस्ट्री के टीचर होने के नाते अगर आप मार्केटिंग सीख रहे हो, मैनेजमेंट सीख रहे हो, तो वो फॉर्मल क्यों होगा? वो तो औपचारिक तो नहीं होगा ना। वो तो आप अपने मन से कर रहे हो, आपको आपको इंटरेस्ट है तो आप कर रहे हो साइड से, तो फॉर्मल तो नहीं होना चाहिए। फॉर्मल तो नहीं होना चाहिए। बाकी ऑफलाइन भी नहीं होगा, ऑफलाइन एजुकेशन के अंदर थोड़ी ना, ये तो एक अपना इंटरेस्ट की बात है। हम्म। ऑप्शन नंबर तीसरा सर, ऑप्शन ऑप्शन थ्री। नंबर ऑप्शन नंबर 3 ज्यादा सटीक मालूम पड़ता है, यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि गाइस, आप कोई केमिस्ट्री के टीचर हैं, कोई साइंस, यानी केमिस्ट्री मतलब साइंस, अब साइंस का कोई व्यक्ति है और वो मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो वो ये तो या तो उनके अपने इंटरेस्ट की बात होगी कि भाई अपने रुचि के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। इसमें ऐसा कोई बाध्यता तो है नहीं उनके साथ ना, क्योंकि साइंस का व्यक्ति मार्केटिंग क्यों सीखेगा? तो इसलिए ये एक तरह का नॉन फॉर्मल हो गया कि भाई ठीक है भाई, मन है तो सीख रहे हैं, आगे लाभ दिख रहा है तो सीख रहे हैं, आगे अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो सीख रहे हैं, ये वाली बात हो गई ना। तो नॉन फॉर्मल होगा। क्या होगा? नॉन फॉर्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आप देखिएगा, इस ऑप्शंस आपके गिवन है। जैसे लर्निंग के ना डिसेबिलिटीज होते हैं कई सारे। लर्निंग का मतलब क्या होता है? अधिगम। लर्निंग का क्या मतलब होता है? अधिगम। तो लर्निंग के कई तरह के डिसेबिलिटीज आपको स्क्रीन पे हिंदी इंग्लिश में दिख रहा होगा। जैसे पहला है डिस्कैलूसी लूसीलिया, फिर है डिसलेक्सिया, फिर है डिसग्राफिया, डिसप्रैक्सिया। और उल्टे साइड दूसरे तरफ गाइज आपको सिम्टम्स दिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन किससे मैच करेगा, कौन किससे मैच करेगा, ये आपको बताना है। सर डिसलेक्सिया होता है, बेसिकली डिफिकल्टी इन सर रीडिंग। डिस्ग्राफिया, डिफिकल्टी इन वीक राइटिंग वर्ड करेक्ट फर्स्ट। स्पेलिंग्स, और डिसलेक्सिया ये होगा कि डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग वर्ड्स। डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन डिसलेक्सिया। रीडिंग। ऑप्शन बी। हाँ, यस हिंदी सर। हिंदी वाला देखिए, हिंदी वाले से इजीली आपसे हो जाएगा। हिंदी वाले को गौर करिए आप। ऑप्शन सर पहला है बी। परिसर। पठन ऑप्शन वैकल्य। 4 है सर। हम्म। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 होगा। डिस्कैलकुलिया इज ए कैलकुलेशन सेकंड है। का तो फर्स्ट होगा, पठन कैलकुलेट। वैकल्य का, शब्दों को जो पढ़ने। डिफिकल्टी होता है ना सर, वही है। हम्म। यस सर, हाँ कैलकुलेटिंग, ऑप्शन सर 4 ऑप्शन 4 डिसकैलकुलिया। होगा। ऑप्शन ऑप्शन 4 4 होगा सर। ए का हम्म। 4, बी का 1, सी का 2 क्योंकि और डी का 3। डिसलेक्सिया जो है ना सर, डिफिकल्टी इन रीडिंग है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम। तो बी का 1 सर वो होना ये ना चाहिए। सर, तारे जमी पर पिक्चर जो आई थी, वो डिसलेक्सिया की बीमारी थी उस बच्चे को, रीडिंग और अच्छा अच्छा। उसमें। हम्म। यस, हम्म। ऑप्शन 4। ओके। ऑप्शन 4 यानी गाइस पहला वाला जो है परिकलन वैकल्य, यानी डिस्कै डिस्कैलक्यूलिया ऐसा करके कुछ है। तो इसका है ट्रबल इन काउंटिंग, यानी गाइस कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत है आपको। कैलक्यूलिया यानी कैलकुलेशन में, तो ए का 4। डिसलेक्सिया का मतलब आप बता रहे हैं कि डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग वर्ड्स। डिसग्राफिया का मतलब आप बता रहे हैं डिफिकल्टी इन राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग। और डिसप्रैक्सिया का मतलब आप बता रहे हैं डिफिकल्टी इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं को पकड़ कर रखने में कठिनाई। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसको नोट भी आप कर सकते हो, बड़ा इंफॉर्मेटिव है। पहला डिसकैलक्यूलिया का मतलब काउंटिंग में, गणना में गिनती में आपको प्रॉब्लम आना। डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग और राइटिंग में दिक्कत आना। डिसग्राफिया का मतलब है आपका करेक्ट स्पेलिंग आप नहीं कर पा रहे हैं। और डिसप्रैक्सिया का मतलब आपका है होल्डिंग ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं को पकड़ कर रखने में कठिनाई। ठीक है, तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, पेन पेपर साथ में रख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे आइए। फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही सबको पता है, यहाँ 2 कथन गिवन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द लर्नर फॉर इंप्रूवमेंट। गाइस जो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका होता है, तो क्या फॉर्मेटिव यानी फॉर्मेटिव को क्या बोलते हो? संकलनात्मक, ऐसा ही कुछ कहते हैं ना, मूल्यांकन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द लर्नर फॉर इंप्रूवमेंट। यानी कि इस फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम क्या फीडबैक के लिए यूज करते हैं, ताकि हम इंप्रूवमेंट कर सकें। और दूसरा कथन है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि इस फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जहां क्विक रिजल्ट आए,
क्विक रिजल्ट, जैसे क्लास में ही हम लोग पढ़ाते पढ़ाते आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या आपका टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो इंप्रूव होती है, ऐसा पूछ रहा है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट कौन रॉन्ग। सर फॉर्मेटिव असेसमेंट में इम्प्रूवमेंट होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, ये वाला ठीक है, दूसरा बोथ आर ट्रू है सर। Yes, sir. क्या होना चाहिए? नहीं सही लगता, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। हिंदी वाला भी देख लीजिए आप, हिंदी में भी देखिए रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षार्थी को सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए, तो ठीक है, ये वाला तो ठीक लग रहा है। दूसरा है कि रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में इंप्रूवमेंट लाता है। तो क्या है, पहला वाला तो ठीक है, दूसरा वाला बोथ आर रॉन्ग है सर, दोनों सही लग रहा है। सर दो सही है। दोनों सही सर है। Yes, sir, both are correct. बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट ना, क्योंकि फॉर्मेटिव से आपको पता लगता रहता है ना कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, उसको फिर आप काम कर सकते हो। तो बोथ ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बोथ बोथ करेक्ट होना चाहिए, बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है गाइस। द प्रोविजन ऑफ अर्निंग, माइक को म्यूट कर लीजिए, माइक को म्यूट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है कि द प्रोविजन ऑफ अर्निंग क्रेडिट फ्रॉम ऑप्शनल एंड इलेक्टिव। सर एक्सक्यूज मी सर, रचनात्मक मूल्यांकन जो है सर, इसको थोड़ा सा सही बताएंगे सर आप, थोड़ा सा एक्सप्लेन। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है मैम जिसमें क्विक रिजल्ट आए, क्विक फीडबैक मिले। फॉर्मेटिव का मतलब आजकल जो यूनिट, ओके ओके, फॉर्मेटिव है ना सर? हाँ फॉर्मेटिव। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ अर्निंग क्रेडिट फ्रॉम ऑप्शनल एंड इलेक्टिव कोर्सेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी गाइस क्रेडिट अर्न करना, जो आप क्रेडिट आजकल चल रहा है ना, आप सभी लोग एजुकेशन सेक्टर में सब लोग जान रहे हैं क्रेडिट का आजकल सिस्टम आ गया है स्कूल में कॉलेजेस में। तो वो जो नया सिस्टम आया है क्रेडिट का फ्रॉम ऑप्शनल एंड इलेक्टिव कोर्सेस was introduced in higher education by which of the following, किसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है या इंट्रोड्यूस किया गया है? वैकल्पिक CBCS है सर, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा सिस्टम। CBCS system. CBCS। यस सर। CBCS, हाँ CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ना, क्योंकि CBCS के अंदर ही हुआ है ना ये ऑप्शनल और इलेक्टिव का जो मामला आया है। ऑप्शनल और इलेक्टिव का जो आया है जिसमें ऑप्शनल में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ विकल्प को पूल ऑफ कोर्सेस से चूज करते हैं ना, पूल ऑफ कोर्सेस, यानी गाइस कुछ ऐसा कुछ ऐसा कोर्स होता है जहां से आपको चीजों को चूज करना होता है ना। और इलेक्टिव एक होता है यानी चयनात्मक, तो दोनों ही होता है। एक तो ऑप्शनल है जिसको आप चाहें तो अपने मन के अकॉर्डिंग करना होता है, और एक आपको इलेक्ट करना पड़ता है कि भाई ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा जो आपका मेन कोर्स में आएगा। तो इलेक्टिव भी होता है, ऑप्शनल होता है, कई तरह के अलग अलग कोर्सेस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, while delivering a lecture there is a disturbance created by students in class, which of the following measures should be taken by a teacher। मान लीजिए गाइस कि आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और उस समय कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है किसी छात्र के द्वारा, तो कौन सा ऐसा मेजर है जो कि आप लेंगे, टीचर के द्वारा कौन सा मेजर लेना चाहिए आपको? Sir, option 4, stop the student for causing disturbance, motivate them from the. बताइए क्या होना चाहिए आंसर? सर 4। सर ऑप्शन 4 सटीक लग रहा है। 4 ऑप्शन सर। 4 ऑप्शन, यानी गाइस पहला है कि पनिश करना, जो भैया डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है उनको पनिश करना। दूसरा है इग्नोर करके कंटिन्यू कर दीजिए। तीसरा है लीव द क्लास एंड रिपोर्ट टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कक्षा छोड़कर संस्था के प्रमुख को रिपोर्ट करना। या फिर चौथा है टॉक टू द स्टूडेंट कॉजिंग डिस्टरबेंस एंड मोटिवेट देम फॉर लर्निंग, यानी स्टूडेंट से बात करिए जो डिस्टरबेंस के लिए कर रहे हैं और मोटिवेट करना कि भाई वो लर्न कर सकें। तो क्या होना चाहिए ऐसा आपसे पूछ रहा है?
फिर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 4 ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे सटीक तो ऑप्शन 4 ही है। सबसे ज्यादा सटीक जो है वो तो ऑप्शन नंबर 4 ही मालूम पड़ रहा है ना? क्योंकि चौथे में टॉक टू द स्टूडेंट भी है, डेट कॉज डिस्टरबेंस, यानी बच्चों से बात करके और उनको प्रेरित करिए कि भाई ऐसी चीजों को ना करके आप लर्निंग के तरफ आप अपना दिमाग जो है उसको ये करें। क्योंकि और जितने ऑप्शंस हैं वो तो थोड़ा मतलब प्यूनिटिव एक्शन के तौर पे है ना, दंडात्मक कार्रवाई जिसको कहते हैं, तो चौथा ज्यादा सटीक लग रहा है। यस सर, और ऑप्शन 4। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरप्रेटिविज्म इज एन एपिस्टेमोलॉजी विच कॉन्ट्रास्ट, यानी व्याख्यानात्मकवाद एक ऐसी ज्ञान मीमांसा है जो निम्न के विपरीत है। यानी इंटरप्रेट जो हम करते हैं, इंटरप्रेटिविज्म, इट कॉन्ट्रास्ट, इसके जस्ट ऑपोजिट आपको बताना है कि क्या होता है, हर्मेन्योटिक्स, सब्जेक्टिविज्म, पॉजिटिविज्म या फेनोमेनोलॉजी। क्या होना चाहिए? सर पॉजिटिव। हर्मोनॉटिक्स लगता सर है। आई थिंक 1 सर पॉजिटिविज्म कैसे होगा सर? hermeneutics। हम्म। हर्मोनॉटिक्स लगता है। हम्म। हर्मेनोटिक्स। सर विपरीत पूछ रहा है ना, तो वो प्रत्यक्षवाद का विपरीत होगा, क्योंकि हम्म। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि अगर कोई चीज हम सामने से देख रहे हैं, और यहाँ पर व्याख्या करना, आप जो सामने नहीं है उसकी भी तो व्याख्या आप कर सकते हैं ना। विपरीत हम्म। विषय पूछ। तो क्या होना चाहिए आंसर में? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 पॉजिटिविज्म। क्योंकि सर देखिए हर्मोनॉटिक्स भी शायद इंटरप्रिटेशन को ही डील करता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो सेम हो गया, तो सिनोनिम्स हो गया काइंड ऑफ, है ना? तो सिनोनिम्स हो गया। तो पॉजिटिविज्म क्या होता है? पॉजिटिविज्म सर वो प्रत्यक्ष होता है, जैसे जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से किसी चीज को मतलब फेस टू फेस करते हैं, तो उसको हम्म। प्रत्यक्षवाद में आता है वो सर। और इसमें हम्म। विपरीत पूछ रहा है, तो सर यही होना चाहिए। घटना क्रिया विज्ञान, तो यही होना चाहिए, यही है भी आंसर। पॉजिटिविज्म इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉजिटिविज्म में कहीं ना कहीं आप साइंटिफिकली किसी चीज को वेरीफाई करते हो ना, साइंटिफिकली किसी चीज को वेरीफाई आप करते हो। हम्म। करवा तो दियो। अब देखिए, बात करिए, माइक को म्यूट करके करें, आप जो भी कर रहे हैं प्लीज। तो इसका आंसर गाइस होगा पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म मतलब प्रत्यक्ष, ठीक है? यानी इंटरप्रेटिविज्म इज एन एपिस्टेमोलॉजी विच कॉन्ट्रास्ट, इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्यानात्मक वाद, है ना? व्याख्या करना मतलब इंटरप्रिटेशन, यानी किसी भी चीज को जब आप डिफाइन करते हो अपने शब्दों में, अपने पर्सपेक्टिव से उसको क्रिटिकली एनालिसिस करना, डिफाइन करना, तो उसको व्याख्यानात्मक वाद कहते हैं, इंटरप्रेटिविज्म। उसका जस्ट कॉन्ट्रास्ट कौन कर रहा है? तो पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। Next question. The internal validity factor in research is related to the issue of. The internal validity factor is related to the issue of causality, naturalism, generalizability या duplication. क्या होना चाहिए आंसर?
इंटरनल वैलिडिटी जो होता है गाइस, यानी शोध में जो आंतरिक वैधता कारक का संबंध किससे होता है, यानी जो हम रिसर्च करते हैं, हम जो भी शोध ऑप्शन तो 3 डुप्लीकेशन लग रहा है। जो हम शोध करते हैं उसका इंटरनल वैलिडिटी आपसे पूछ रहा है। इट इज रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ कैजुअलिटी, नेचुरलिज्म, या फिर सामान्यीकरणीयता, या द्विगुणन, ड्यूप्लीकेशन। इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? ड्यूप्लीकेशन आपको लग रहा है? यानी शोध में आंतरिक वैधता का संबंध किससे होता है? आंतरिक वैधता यानी इंटरनल वैलिडिटी पे क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कैजुअलिटी तो नहीं होगा, फिर आपका नेचुरलिज्म, जनरल डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का क्या मीनिंग? डुप्लीकेशन का सर मतलब ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी। यस सर, तो जनरल डुप्लीकेशन का मतलब वही होता ना कि हम लोग उसमें कुछ मतलब रिपीट कर देते हैं या फिर अननेसेसरी चीज को डाल देते हैं हाँ हाँ हाँ, अपने। बिल्कुल वही हो गया, दोहराव हो गया, किसी चीज को कॉपी करना, किसी को एक ही चीज को बार बार लिख देना, तो डेट इज डुप्लीकेशन। और जनरलाइजेबिलिटी का तो मतलब होता है कि जनरलाइज करना, एक्सप्लेन करना, है ना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन आप कर रहे हो। नेचुरलिज्म का मतलब होता है जहां पे आप प्रकृति को सेंटर में मान के काम करते हो, नेचुरलिज्म, है ना। कैजुअलिटी का मतलब होता है कारणता, जो कई बार इश्यूज आते हैं हमारे काम करते टाइम, तो कैजुअलिटी, कारणता। तो इंटरनल वैलिडिटी जो है रिसर्च में जो आंतरिक वैधता है उसका संबंध किस चीज से होता है, ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो ये डुप्लीकेशन ही ठीक है वैसे, क्योंकि इसमें यू कैन से सेम चीज को अब बार बार आप करेंगे, किसी, मान लीजिए कि, है ना, किसी एक ही चीज को दोहराना, तो वो कहीं ना कहीं आपके रिसर्च का जो इंटरनल आपका वैलिडिटी है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, डुप्लीकेशन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, डुप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव फीचर्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस? कंटेंट, यू ऑल नो गाइस, कंटेंट तो वस्तु विश्लेषण, उसके पॉजिटिव फीचर्स के बारे में पूछ रहा है आपसे। पॉजिटिव फीचर्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस, पहला है इट डज नॉट नीड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट, इट इज एन unobtrusive method, it is highly flexible in character, it is transparent research method, there is no need to use it for longitudinal research। यानी कंटेंट एनालिसिस का क्या विशेषता होता है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। कंटेंट एनालिसिस गाइस बेसिकली एक रिसर्च टूल है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन वर्ड, थीम और कॉन्सेप्ट विद इन सब गिवन क्वालिटेटिव डेटा। तो कंटेंट एनालिसिस से हम बेसिकली विश्लेषण का काम आता है, इसमें एनालिसिस करते हैं। इसमें डी तो नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि कोई भी शोध विश्लेषण जो है पारदर्शी तो नहीं हो सकता है सर, डी तो नहीं होगा। पहला है डज नॉट नीड, C and D is also the acceptable one, sir. Option 1 is correct. A, B, It is C. transparent and flexible. C and D. फिर ए बी सी लग रहा है। पहला है इट डज नॉट नीड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट, यानी इसमें सैम्पलिंग का प्रतिचयन की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या लग रहा है आपको, सही होगा या गलत होगा? सैम्पलिंग की जरूरत गलत होगा, ये नहीं है। राइट सर। ये गलत है, क्योंकि सैम्पलिंग होना चाहिए। दूसरा है इट इज एन अनऑब्ट्रूसिव मेथड, ये एक अबाधक विधि है। तीसरा है कि ये एक बड़ा ही हाईली फ्लेक्सिबल होता है, कंटेंट एनालिसिस जो है बहुत फ्लेक्सिबल होता है। और चौथा है कि बहुत ट्रांसपेरेंट भी होता है, यानी पारदर्शी होता है ये। और फिर कह रहा है कि ये एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल यानी
अनुदैर्घ्य अनुसंधान के लिए इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। CDE होना चाहिए सर, CDE। सर A and D नहीं है। Sir, A, B, C is right answer, sir. देखिए मैम, जो लास्ट है सर इसमें ए लॉन्गिट्यूडनल होगा, ए इसलिए होगा पहले क्योंकि वो जब हम किसी चीज को सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं तभी तो उसका विश्लेषण करते हैं। तो मतलब इस विषय वस्तु के प्रतिचयन की आवश्यकता नहीं होगी उस टाइम पे जब हम उसका विश्लेषण कर रहे होंगे तब। और जो लास्ट वाला आपका ई ऑप्शन है उसमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करके जो एक टर्म है, तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब होता है कि जब कोई शोधार्थी यानी कोई भी मान लीजिए कि रिसर्चर है, वो कई बार एग्जामिन करता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई काम किया तो उसको आपने कई बार एग्जामिन किया, कई बार उसका परीक्षण किया, ताकि कोई गलती अगर हुआ हो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो वो पता लग जाए। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, बेसिकली एक तरह से ये डायग्नोस्टिक रिसर्च की तरह है, जहां पे हम प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि भाई किसी तरह का कोई इशू आया हो, तो वो फिर हमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के माध्यम से पता लग जाता है कि अगर कोई मिस्टेक है तो वो फिर हम फाइंड आउट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हम रिपीटेडली क्रॉस चेक करते हैं, अपने किए गए काम को हम क्रॉस चेक करते हैं मैनी टाइम्स, तो हमें पता लग जाता है कि भाई कोई ऐसा प्रॉब्लम अगर इशू आया हो तो। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है। अब इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला है ए बी सी, फिर बी सी डी, फिर डी सी। तो जैसे बी वाला है आपका, बी वाला तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बी बी होना चाहिए वैसे। यस सर, बी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। बी और सी होना चाहिए, तो ऐसे इस अकॉर्डिंग तो आपका बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। बी सी डी यानी इट इज एन अनऑब्ट्रूसिव मेथड, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल इन कैरेक्टर, क्योंकि कंटेंट को आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं। और तीसरा कि ये ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। ठीक है, और जो पांचवा है कि देर इज नो नीड टू यूज फॉर लॉन्गिट्यूडनल, तो नो नीड नहीं इसमें बल्कि नीड, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में मैंने जैसे आपको बताया ना कि आप जो भी काम करते हो ना उसको रिपीटेडली एग्जामिन करते हो आप। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई काम किया तो फिर से आप उसको 2-3 बार क्रॉस चेक करते हो कि अब मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गया, तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया, तो ई तो वैसे भी कट जाएगा। तो बी सी डी जो है आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे है, क्योंकि ई वाला जैसे ही कटा 3-4 तो वैसे ही चला गया, बचा 1 और 2। तो 1 और 2 में 2 ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जिसमें पहला है कि इट इज एन अनऑब्ट्रूसिव मेथड, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल इन कैरेक्टर और इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, यानी ये एक पारदर्शी शोध पद्धति भी है। और पहला ऑप्शन जो है कि डज नॉट नीड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट, है ना। तो कंटेंट एनालिसिस में सैम्पलिंग, देखिए सैम्पलिंग एक ऐसा मतलब टर्म है ना जो रिसर्च में हर जगह आपको काम आता ही है, जी क्योंकि सर, सैम्पलिंग needed। क्योंकि सैम्पलिंग से आपका पॉपुलेशन डिसाइड होता है। जैसे आप कोई भी चीज करिएगा तो सबसे पहले तो आपको पॉपुलेशन यानी सैंपल को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपका सैंपल स्मॉल होगा कि लार्ज होगा, फिर उसी अकॉर्डिंग ना आप एनालिसिस करेंगे। यानी जो फाइंडिंग्स आएगा आपका, जो भी फाइंडिंग्स आएंगे आपके सैंपल के अकॉर्डिंग, तो उस फिर आप एनालिसिस करेंगे। तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि डज नॉट नीड लिखा हुआ है तो ये गलत। तो बी सी डी इज द करेक्ट आंसर, बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, दो स्टेटमेंट है। पहला है कि अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर डिफाइंस द पर्पस ऑफ द रिव्यू इन एक्सप्लिसिट टर्म्स। यानी लिटरेचर का जो रिव्यू होता है, साहित्य का जो सुव्यवस्थित समीक्षा है, वो डिफाइन करता है पर्पस ऑफ द रिव्यू इन एक्सप्लिसिट टर्म, यानी रिव्यू का पर्पस को एक्सप्लिसिट टर्म में, यानी बड़े ही सुस्पष्ट शब्दों में परिभाषित करता है, ऐसा बोल रहा है। दूसरा है कि द सिस्टमैटिक रिव्यू कैन बी अप्लाइड टू क्वालिटेटिव रिसर्च सिंस इट इज नॉट एविडेंस बेस्ड। जो एक सिस्टमैटिक रिव्यू होता है लिटरेचर का, जो हम एक व्यवस्थित तरीके से लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो क्या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, सिंस इट इज नॉट एविडेंस बेस्ड। यानी सुव्यवस्थित समीक्षा का अनुप्रयोग गुणात्मक शोध में किया जा सकता है क्योंकि यह साक्ष्य आधारित नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है।
तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसे पहला वाला क्या लग रहा है आपको? रिव्यू ऑफ लिटरेचर डिफाइंस द पर्पस ऑफ रिव्यू इन, यानी बहुत ही स्पष्टता के साथ वो आपको पर्पस को क्लियर करता है कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं। तो सेकंड वाला Yes, फॉल्स sir, लगता सही है, लग रहा है फर्स्ट सर, वाला पहला तो ट्रू सही है। लग and the second one is false. द सिस्टमैटिक रिव्यू कैन बी अप्लाइड टू क्वालिटेटिव, यहां तक तो ठीक है, सिंस इट इज नॉट एविडेंस बेस्ड। तो क्या आपका दोनों जो ही सही लग रहा है। सर सही साक्ष्य है ये आधार, दोनों। Sir, it is an evidence based, sir. वही तो, एविडेंस के बिना कैसे ये काम चलेगा गलत रिसर्च होगा में? बिना सर। एविडेंस के, रिसर्च के अंदर जब साक्ष्य नहीं है तो फिर आप कैसे किसी चीज को प्रूफ करोगे? तो सिंस इट इज नॉट सेकंड एविडेंस, नहीं होगा सर, फर्स्ट। तो सेकेंड वाला कट जाएगा ना, क्योंकि सिस्टमैटिक रिव्यू कैन बी अप्लाइड, ये तो ठीक है कि एक व्यवस्थित समीक्षा चाहिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, क्योंकि ये सिंस इट इज नॉट एविडेंस बेस्ड, तो एविडेंस बेस्ड नहीं, यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तो एविडेंस तो चाहिए ना। रिव्यू का मतलब क्या होता है? प्रॉपर आप एविडेंस के साथ ही करेंगे। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, 1 वाला ट्रू है। तो ऑप्शन सी जो है इसका, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। तीसरा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। क्योंकि गाइस इसमें एक जो सेंटेंस लाइन जोड़ा है ना कि सिंस इट इज नॉट एविडेंस बेस्ड, कि ये साक्ष्य आधारित नहीं है, तो रिसर्च में साक्ष्य तो चाहिए ही चाहिए, बिना एविडेंस के रिसर्च कैसे होगा? साइंटिफिक होना चाहिए ना। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। यहां देखिए गाइस, दो स्टेटमेंट है आपका, इसमें आपको बताना है, एक तरफ आपका स्केल है, एक तरफ आपका फोकस एरिया है। पहला है लिकर्ट, फिर है गटमैन, बाइपोलर इंडेक्स, और दूसरी तरफ आपका फोकस एरिया है, यानी पॉपुलैरिटी लेवल, स्टीरियोटाइप, एटीट्यूड या पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म। आपको मैच करना है कि किसका फोकस एरिया क्या होगा। लिकर्ट है, गटमैन है, बाइपोलर है, इंडेक्स सूचकांक है, और आपको बताना है कि किसका क्या फोकस एरिया होगा। सर 4 आंसर। किसका क्या होगा ये पहले आप बताएं, किसी एक को बताइए कि जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये होना चाहिए, मैच करना चाहिए। इनका 3 होगा। डी का तीसरा होगा सर, सूचकांक का अभिवृद्धि। सूचकांक सी का 4 और डी का 3। सूचकांक जो है अभिवृत्तियां होती हैं और दृढ़ हुई राजनीतिक रूढ़िवाद। देखिए, जैसे गाइस यहाँ पे करेक्ट। जो लिकर्ट स्केल है ना आपका, लिकर्ट, ये सब मापने का स्केल है, यानी मेजरमेंट के लिए सब स्केल बनाया गया है। तो लिकर्ट जो स्केल है पहला वाला लिकर्ट, उसका मतलब होता है डेट फोकसेस ऑन द रिस्पोंडेंट लेवल ऑफ अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। अग्रीमेंट यानी आप किसी के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, तो ऐसा जब हालात क्रिएट होता है कि हम अग्री हैं या डिसअग्री हैं, ये दो ऑप्शन आपके पास होता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं लिकर्ट। तो ऐसा सिचुएशन जब आपको यू कैन से अग्री या डिसएग्री, दो ऑप्शन में एक को चूज करना है, ऐसे में लिकर्ट स्केल काम आता है। और जो गटमैन स्केल है, दूसरा ऑप्शन जो है आपका गटमैन, तो गटमैन स्केल कहीं ना कहीं इट फोकसेस ऑन द टोटल एरिया ऑफ रिस्पोंडेंट टू प्रेडिक्ट अ परफेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द स्टेटमेंट। यानी गटमैन स्केल के अंदर गाइज हम लोग टोटल स्कोर को लेके चलते हैं, जो भी चीजें फाइनल जो रिपोर्ट हमारा आएगा, है ना, तो इसमें ऐसा कोई यू कैन से ऑब्जेक्टिव वे में नहीं होता अग्री डिसएग्री यस नो, इसमें एक प्रॉपर पूरा एक टोटल स्कोर पे हम फिर एनालिसिस करते हैं। ठीक है,
ऐसे ही बाइपोलर है और इंडेक्स। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि क्या होना चाहिए आंसर। जैसे आप इंडेक्स का क्या बता रहे हैं, इंडेक्स का एटीट्यूड? 1 हम्म, 1 सर, लोकप्रियता स्तर। अच्छा, तो डी सर का 1 ए अगर का 3 होगा। नहीं, डी का 3 क्यों होगा? एटीट्यूड तो नहीं होना चाहिए डी का। डी का तो डी इंडेक्स का स्टीरियोटाइप लगता है। ए का ए का हो सकता है। ए में आपको अग्री और डिसएग्री में तो पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म भी तो हो सकता है ना, क्योंकि लिकर्ट में आप अग्री डिसएग्री होते हैं किसी एक पर्टिकुलर। तो इसके लिए तो राजनीतिक रूढ़िवाद भी हो सकता है, क्योंकि सर पॉलिटिकली हमको किसी भी। ऑप्शन 4 लगता है। हाँ, तो क्योंकि बाइपोलर में भी बाइपोलर एटीट्यूड हो सकता बाइपोलर एटीट्यूड। है। देखिए इसमें गाइस ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, जिसमें लिकर्ट में आपका पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म है, फिर आपका गटमैन का पॉपुलैरिटी लेवल है, ठीक है, देन आपका बाइपोलर का स्टीरियोटाइप है, और इंडेक्स का आपका एटीट्यूड में आएगा, अभिवृत्तियां। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लिकर्ट का राजनीतिक रूढ़िवाद होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली आपका एक अग्री और डिसएग्री वाला सिस्टम क्रिएट होता है ना। तो ए का आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका जैसे गटमैन है बी, तो बी का पॉपुलैरिटी लेवल, सी का आपका स्टीरियोटाइप हो गया, रूढ़िवादिता, और सूचकांक में आप अभिवृत्तियां एटीट्यूड को ला सकते हो। तो इस तरह से आपका मैच होगा, यानी फोकस एरिया सभी का अलग अलग होगा, कहाँ पे कौन एप्लीकेबल है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 इसका ठीक होना चाहिए। बाकी आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज इक्वेटेड विथ हाई ब्रो कल्चरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे गाइस 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, और आपको बताना है कि हाई ब्रो कल्चरल कम्युनिकेशन कौन होगा। निम्नलिखित में से किसे उच्च वर्गीय सांस्कृतिक संप्रेषण माना जाता है? फिल्म को, स्ट्रीट थिएटर को, या फिर आपका फोक डांस को, या क्लासिकल डांस को? इन चारों में से गाइज आपका हाई कल्चर में कौन आता है? फिल्म, थिएटर यानी नुक्कड़ नाटक, या फिर आपका लोक नृत्य, या क्लासिकल डांस? हाई कल्चर में कौन सा आएगा? सर इजी क्वेश्चन है। फिल्म आएगा। हाँ सर, फिल्म आएगा। हाई ब्रो कल्चर, उच्च उच्च वर्ग में क्या पसंद किया जाता है ज्यादा? जैसे फोक डांस तो कहीं देखो लोकल लेवल पे होता है, फोक डांस मतलब लोकल लेवल पे, ये कट गया। क्लासिकल म्यूजिक भी, ये भी नहीं होगा क्योंकि हाई कल्चर में नहीं चलेगा। तो हाई कल्चर में क्या चलना चाहिए? नुक्कड़ नाटक भी हम लोग चीजों को एक्सपोज करने के लिए यानी सटायरिकल वे में करते हैं, या कोई ऐसा कोई सोशल मैसेज वगैरह देना हो तो उसकी। फिल्म एग्जीबिशन इज इक्वेटेड विथ हाईब्रो कल्चरल कम्युनिकेशन। इसका करेक्ट आंसर फिल्म एग्जीबिशन है, यानी चलचित्र प्रदर्शन, क्योंकि फिल्म के माध्यम से ही हाई यानी उच्च वर्गीय सांस्कृतिक संप्रेषण होता है ना, उसी में हाई कल्चर पता लगता है, या उसी के माध्यम से पसंद भी किया जाता है, तो इसमें हाई कल्चर होगा। बाकी आप में से किन्हीं को कुछ और लग रहा है तो आप बताएं, किन्हीं का कोई अपना एक कोई पॉइंट है तो आप बता सकते हैं। हाइब्रो कल्चरल कम्युनिकेशन, उच्च वर्गीय सांस्कृतिक संप्रेषण, किसको हम इन चारों में से मान सकते हैं? फिल्म को, नुक्कड़ नाटक को, क्लासिकल डांस को, या फोक फोक डांस को? तो इसमें अगर हम एलिमिनेट भी करें गाइस तो फिल्म एग्जीबिशन ही ज्यादा सटीक मालूम पड़ता है ना। हाई कल्चर में तो फिल्म एग्जीबिशन का भी क्योंकि फोक डांस है, लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य तो लोकल लेवल पे होता है हमारा, क्षेत्रीय रीजनल लेवल पे। क्लासिकल म्यूजिक का भी अपना एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय। कम्युनिकेशन के अंदर गाइस यानी संचार के अंदर जो है आपका फ्रेमिंग किस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है? पॉलिटिकल ऑर्डर से, स्केपिस्ट टेंडेंसी यानी पलायनवादी प्रवृत्ति से, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, या शब्दार्थ संबंधी अवरोध से?
फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है? फ्रेमिंग का मतलब होता है किसी भी इशू को प्रेजेंट करना या किसी भी संदेश को प्रस्तुत करना, ताकि वो किसी एस्पेक्ट को एम्फेसाइज कर सके, प्रभावित कर सके, है ना? True, sir. So cultural thing. सर ऑप्शन 3 ही होगा। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे प्रस्तुत करते हो, वही तो फ्रेमिंग है ना। तो संप्रेषण में रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया पर निम्न का अधिक प्रभाव पड़ता है। जब आप अपने कम्युनिकेशन को फ्रेम करते हो, यानी जब आप सोचते हो कि भाई मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है, उस दौरान आपको सबसे ज्यादा कौन प्रभावित कर सकता है? पॉलिटिकल ऑर्डर कर सकता है, या एस्केपिस्ट टेंडेंसी कर सकता है, या आपका कल्चरल बैकग्राउंड कर सकता है, या सिमेंटिक बैरियर कर सकता है, शब्द संबंधी अवरोध। कल्चरल, सिमेंटिक। देखिए कम्युनिकेशन के अंदर गाइस जो कल्चरल आपका बैकग्राउंड है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि कल्चरल बैकग्राउंड से ही अलग अलग तरह के मीनिंग्स और मायने निकाले जाते हैं ना। सभी कल्चर में अलग अलग वर्ड का मीनिंग, सेंस अलग अलग होता है। तो फ्रेमिंग जब भी हम संचार करें, रूपरेखा बनाएं, तो उसमें जो हमारा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि आप किस कल्चर से हैं, आपका क्या लैंग्वेज है, आपके क्या बिलीव्स हैं। तो वैसे तो सारे ऑप्शंस ही अपने जगह पे ठीक हैं, इसमें पॉजिटिव ही हैं सारे, लेकिन जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो सबसे ज्यादा प्रभावित वही करता है कि आप किस कल्चर से आते हो, क्योंकि आप जिस कल्चर से आएंगे उसी तरह से कम्युनिकेशन का मीनिंग आपके लिए फिर उसी तरीके से निकलेगा। कोई चीज आपके लिए अच्छी है तो किसी के लिए बुरी हो सकती है, किसी के लिए बुरा है तो आपके लिए वो अच्छा हो सकता है। ये कल्चरल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद तो आपका जो और भी ऑप्शंस हैं, जैसे सिमेंटिक आपने बोला, सिमेंटिक भी अपने जगह ठीक है, शब्दार्थ संबंधी, क्योंकि सर जो सिमेंटिक है उसको तो कल्चरल में मतलब ऐड हो सकता है ना वो सर, क्योंकि जब भाषा अवरोध बनती है तो वो भी एक तरीके से कल्चरल ही होगा ना सर, क्योंकि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। बिल्कुल। तो कल्चरल बैकग्राउंड जो है ना ये क्रूशियल रोल प्ले करता है ना। यानी कल्चरल, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अंतर सांस्कृतिक संचार। तो आपका जो संस्कृति है, आपकी जो पृष्ठभूमि है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कंस्ट्रक्टिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इन कंस्ट्रक्टिव यानी गाइस प्रभावशाली श्रवण व्यवहार के रचनात्मक संदर्भों में संप्रेषण की अभिलक्षणिता निम्न है। ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर गाइस, यानी जिससे आपका एक अच्छे लिसनर के तौर पे आप सामने आते हो। तो कम्युनिकेशन को कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं इस तरह से, यानी इफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर, जैसे अभी आप सब लोग सुन रहे हैं, इफेक्टिवली सुन रहे हैं, तो ऐसे में इसके कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन को कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ट्रिवियल डिस्टरबेंसेस यानी सतही विघन से, वीक फीलिंग से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉमन ग्राउंड, फाइंडिंग आउट द एरियाज ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, या सर्च फॉर रियल इश्यूज। ऑप्शन सी तो होना ही चाहिए, सी डी ई लगता है। दो ऑप्शन होगा तो सी और डी होगा। यानी गाइस इफेक्टिव लिसनिंग आपका जो है, इफेक्टिव लिसनिंग क्या एक तरह का बिहेवियर ही है। तो इफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर के संदर्भ में कम्युनिकेशन को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, यानी इस इफेक्टिव लिसनिंग से जुड़ा कौन कौन सा टर्म आपको दिख रहा है जो इफेक्टिव लिसनिंग को डिफाइन कर रहा है या कैरेक्टराइज कर रहा है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। नीचे ऑप्शन शायद नीचे गिवन होगा ए बी सी सी डी करके, बट इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक होना चाहिए? सी डी ई सर, सी डी और ई। परस्पर सहमति के क्षेत्रों का पता लगाना, वास्तविक समस्या को ढूंढना, साझे आधार की पहचान, निर्बल संवेदनाएं, है ना। तो ये तो देखो वीक फीलिंग्स वगैरह तो नेगेटिव है ना, ये तो कट ही सर जाएगा। ये तो बाधा बन जाएंगी सर, सतही विघ्न और निर्बल संवेदना ये बाधाएं हो जाएंगी सर, तो सी डी ई ही बचे। सी डी यानी रियल इशू को, वास्तविक समस्या को ढूंढना, म्यूचुअल एग्रीमेंट करना,
साझे आधार की पहचान। ठीक है, बिल्कुल। तो सी डी ई इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखिए गाइस, एक क्वेश्चन है, इन कल्चराइजेशन ऑफ सोसाइटीज। एन कल्चराइजेशन यानी समाजों का संस्कृतिकरण शिक्षा और विशेष विश्वासोत्तात्मक संप्रेषण से होता है, यानी एन कल्चराइजेशन ऑफ सोसाइटीज हैपेंस थ्रू एजुकेशन एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन। और दूसरा स्टेटमेंट है कि आर्ट एंड पब्लिक कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट फॉर द नॉन सोशलाइजेशन ऑफ पीपल। एन कल्चराइजेशन का मतलब क्या होता है? विश्वासोत्पादक संप्रेषण ना, सांस्कृतिकरण। तो समाज में गाइस जो संस्कृतिकरण हो रहा है, यानी कल्चर जो प्रॉस्पेर कर रहा है, तो डेट हैपेंस थ्रू एजुकेशन। क्या गाइस, यानी समाज का जो संस्कृतिकरण होता है, क्या वो शिक्षा के माध्यम से होता है, या एक अच्छा संचार करने से आपका संस्कृति भी फलता फूलता है? और दूसरा कथन बोल रहा है कि आर्ट एंड पब्लिक कम्युनिकेशन, यानी जो आपका कला है या पब्लिक में जो आप संचार करते हो, ठीक है जी, जैसे अभी हम लोग पब्लिक में बात कर रहे हैं, या तो क्या वो कंट्रीब्यूट करता है फॉर द नॉन सोशलाइजेशन ऑफ पीपल? क्या उससे लोग नॉन सोशलाइज हो जाते हैं, यानी यू कैन से नहीं असामाजिक हो सर, जाते हैं? ये तो बहुत गलत है। इजी है। फिर ऑप्शन 1 सही है, सेकंड इज गलत। A is सेकंड true. गलत है एकदम। Yes, sir. Statement 1 true. Statement 2 wrong. यानी गाइस दूसरा वाला गलत है और पहला ट्रू है। जी पहला सर। ट्रू और दूसरा फॉल्स। ये बताइए गाइस, यहाँ पे आपको मैच करना है। पहला है गाइस संप्रेषण संदर्भ, और दूसरा है उसका लक्षण। जैसे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, रिलेशनल। पहला में है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ नॉर्म्स, फैमिलियरिटी ओरिएंटेड, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको मैच करना है। भौतिक, Sir, option 1. सर बी का फर्स्ट। Option 1 है सर। Option 1 sir. क्या लगता है आपको? Physical A को 4 है सर। Environmental factor. Psychology Environment, means stress and anxiety. बहुत बढ़िया। And social फिर means सी का होगा observance मानकों of का norms. अनुपालन। D के लिए होगा 3 सर। Rationalization means फ्री सही है सर। familiarity oriented. फिर ऑप्शन 1 सही होना चाहिए। ऑप्शन 1 सही होना चाहिए, यानी फिजिकल का इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल का स्ट्रेस एंड एंजाइटी, सोशल का ऑब्जर्वेंस ऑफ नॉर्म्स, और रिलेशनल का फैमिलियरिटी ओरिएंटेड। क्या आप सभी लोग इससे सहमत हैं? ऐसा होना चाहिए क्या? Sir, yes, sir. Yes sir. ये होना चाहिए सर, क्योंकि फर्स्ट वाला एक ऑप्शन। बी का तो देखो B का फर्स्ट 1 होना 18 है। चाहिए। बी का फर्स्ट तो बस ऑप्शन 1 में ही है, तो ऐसे भी पकड़ में आ सकता है ये। तो बी का 1, या साइकोलॉजिकल तो आपका स्ट्रेस है, एंजाइटी है। फिजिकल में आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गया। सोशल में आपका यू नो ऑब्जर्वेंस ऑफ नॉर्म्स आ गया, जो नॉर्म्स वगैरह है हमारा सोसाइटी में। और रिलेशनल में फैमिली आ गया। ठीक है, Option करेक्ट। A sir. ऑप्शन ए। ये बताइएगा, ये 16 तो सब बना देंगे, बताइए इसका आंसर। 2, 5, 9, 19 और 37 क्वेश्चन मार्क। टू, 5, 9, 19, 37 क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। 75 sir. हम्म बहुत इजी है, बताइए क्या होगा। इट्स सो इजी। Sir, 75. 75 है। देखिए गाइस, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ। जैसे 2 और 5 है गाइस, तो 2 गुना 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 होता है। फिर दूसरे में गुना 2 माइनस 1 करिए। ऐसा आप करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ट्राई करिए सभी लोग, क्या होना चाहिए आंसर। देखिए गाइस, कितना आसान है ये।
75 होना चाहिए। 73 hours. देखिए 2 और 5 में क्या है, गुना 2 + 1 का अंतर है। 5 और 9 में गुना 2 - 1। 9 और 19 में 9 दूनी 18 + 1। 19 और 37 में गुना 2 - 1। तो भैया अगला क्या होगा, गुना 2 + 1, यानी 37 दूनी 74 + 1 75 आंसर। यानी कि इसका +2 × 2 + 1 × 2 - 1 फिर गुना 2 यानी ये चल रहा है, गुना 2 + 1 गुना 2 - 1 फिर गुना 2 + 1 गुना 2 - 1, यही चल रहा है। 75. क्लियर है ना सभी का? इज इट यस क्लियर? सर। यस सर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 75 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 75 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 तो वो डायरेक्शन वाला, वैसे आप चाहें तो बना सकते हैं, बट 18 बनाइए आप पहले। 18 बताइए तो क्या होगा, 18 क्या होगा, 18 का आंसर क्या होगा? एटीन का आंसर क्या होगा बताइए। थर्ड वन है सर, OWUGWO। बहुत इजी है गाइस, +2 + 2 हो रहा है ना, +2 + 2 हो रहा है तो। ऑप्शन 3। सर ऑप्शन 3 सही होगा। W और Y में क्या हो रहा है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, देखिए तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। +2 + 2 W में करिए ना, W में X Y, O में P Q, तो ऐसे ही करो ना, इसमें भी ऐसे ही करिए। म्यूजियम है तो म्यूजियम के लिए क्या होगा, M के बाद NO, O के बाद क्या, U के बाद क्या होता है, W W U U के बाद G W O। यस यही सर। होगा ना, +2 + 2 यही हो गया यस सर। भाई, तो करना होता है। तो इसका आंसर हो गया ना OWUG वाला, OW कौन सा हो गया, OWUGWO। Option 3. यानी गाइस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Option 3. Option 3. थर्ड वाला। थर्ड वाला, बिल्कुल। सभी को समझ में आ गया? तीसरा वाला भी आसान है, भेजूंगा, बना लीजिएगा इसको। डायरेक्शन वाला तो आपको करवाया हुआ है ना, लेफ्ट राइट वाला तो करना है, बाकी उसके बाद एवरेज का एक क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है गाइस, बहुत इजी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ टफ भी नहीं है, इजी और टफ के बीच का लेवल है। यानी आपको सोचना पड़ेगा, सोच करके आप करिएगा तब जाकर के आपका होगा। बहुत इजी भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इजी तो खैर कहीं से भी नहीं है ये, इजी तो खैर कहीं से भी नहीं है, लेकिन हाँ टफ भी नहीं है। इजी और टफ के बीच का जो लेवल होता है मॉडरेट, जिसमें आपको सोचना भी पड़ेगा, सोच करके कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, क्रिटिकल एनालिसिस भी करना पड़ेगा, एनालिट, और तब जा करके आपका काम होगा। तो वो वाला लेवल जो होता है ना, वो है। एक चीज और इसमें होता है क्वेश्चंस वगैरह में कि जैसे कुछ चीजें मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा क्रिटिकल दे देगा, तो बीच में फिर चीजों को इजी भी करता है। बैलेंस क्वेश्चन पेपर हमेशा बैलेंस होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 50 का 50 क्वेश्चन आपको वैसा ही देगा कि आपको कुछ पता ही नहीं। अभी जैसे हमने नंबर यू कैन से मैथमेटिकल में, तो उसमें इजी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 का 5 आप बना सकते हो। अभी जैसे एक नंबर सीरीज का आपने बना लिया, एक उधर आपका लेटर सीरीज का था, ऐसे एक डायरेक्शन का भी बना ही लेते आप, और एक क्वेश्चन आपका औसत का था, तो वो बन जाता DI भी। तो ये एक बैलेंस करके वो लोग चलते हैं, जो भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो एक बैलेंस लेके चलते हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर जब आप बनाएंगे, हो सकता है स्टार्टिंग का ही 10 क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको लगे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, बट उसके बाद का क्वेश्चन आपको 10 आसान भी मिलेगा। तो इस तरह का एक बैलेंस क्वेश्चन बनाने वाला भी वो लेके चलता है। तो क्वेश्चन बनाते टाइम भी आपको बड़ा पेशेंस चाहिए कि क्वेश्चन को आप मतलब कर रहे हैं उस तरह से,
है ना। तो आज के क्लास में इतना ही गाइस, बाकी कोई डाउट है आपको, कोई सजेशन है तो आप बताएं। रिसर्च को पढ़ना, मुझे इसलिए रिसर्च को पढ़ना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सतही लेवल पे, थोड़ा सा मैं अभी करा रहा हूँ ना, रात वाले क्लास में भी मैं आपको कराऊंगा, सारे क्रिटिकल टर्म्स वगैरह भी रिसर्च का मैं बताऊंगा। रिसर्च और लॉजिकल रीजनिंग, ये दो टॉपिक है जहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा काम करने की जरूरत है इस मीन टाइम में। एक तो रिसर्च और एक लॉजिकल रीजनिंग, उसमें भारतीय दर्शन भी आ जाता है। तो ये दो टॉपिक पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा गहन अध्ययन, इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ स्टडी करेंगे हम लोग। बाकी टॉपिक तो चल रहा है, मतलब वो तो आपके एक्सपीरियंस नॉलेज पे है। प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये क्वेश्चन पेपर भेजूंगा तो बनाइएगा इसको। विच ईयर PYQ, ये तो 2023 का ही था, अभी जून वाला जो हुआ है उसी का था, किसी एक शिफ्ट का। और कोई डाउट है तो बताएं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं रात की क्लास में, रिसर्च एप्टीट्यूड करेंगे उस क्लास में। तो रिसर्च एप्टीट्यूड को हम लोग इन डेप्थ अभी कर रहे हैं, उसको करते हैं, ठीक है। टिल देन बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, Thank you, हैव अ sir. नाइस डे। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम। Thank you, sir.